हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रुद्रार्थ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में। दोस्तों, 2 क्लासेस हमने राजस्थान के दुर्गों के बारे में ले ली है। फर्स्ट क्लास ली थी हमने दुर्गों के बारे में, सामान्य जानकारी दी थी कि दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, दुर्ग की विशेषता क्या क्या होती है, उसके बारे में कंप्लीट थ्योरी क्लास हमने पूरी एक दे दी है। और फिर एक क्लास हमने ली है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। आज हम 3 दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रणथंभौर दुर्ग के बारे में, और फिर गागरोन दुर्ग के बारे में। 3 दुर्ग आज हमने इस क्लास में लिए हैं और इसके समय तो आपने 4 दुर्ग हो जाएंगे कंप्लीट। और जो यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है 6 दुर्ग शामिल है, उनको हम सबसे पहले लेते हुए चलेंगे। और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और दुर्ग जो बनते हैं, जहाँ से अभी डिटेल क्वेश्चन भी पूछ रहा है, एग्जाम्स में पूछ रहे हैं, आयोग द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो वो क्लास भी हम सारी लेकर आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे कुंभलगढ़ दुर्ग। दोस्तों, आपको ये जो चित्र दिख रहा है, ये किस दुर्ग का चित्र है? तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आप नहीं घूमने गए हैं वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों। और इसके आप द्वार भी गिन ले यहाँ पर और पूरा देख ले इस फ्रेम को। हम शुरू करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। इसके परिचय की बात करें दोस्तों हम कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, तो कुंभलगढ़ दुर्ग, इसका नाम कुंभलगढ़ दुर्ग, जिसे कुंभल मेरू और अजयगढ़ भी कहा जाता है दोस्तों कुंभलगढ़ को। फिर ये किस श्रेणी में आता है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग? तो ये गिरी श्रेणी में आता है। गिरी यानी पहाड़ पर्वत पर बना दुर्ग। और दोस्तों ये एरण दुर्ग में भी आता है ना। यानी कि ये जो दुर्ग है दोस्तों, ये जो आपने चित्र देखा है, इसके आसपास जंगल का एरिया भी है और ये गिरी दुर्ग भी है। ये पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। ये गिरी दुर्ग किसे कहते हैं, एरण दुर्ग किसे कहते हैं, ये हमने फर्स्ट क्लास जो थी हमारी दोस्तों, जब हमने दुर्गों की विशेषता पढ़ी थी, उसमें सारी डिटेल हमने पढ़ ली है। दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो ये राजसमंद जिले में स्थित है। और ये दोस्तों उदयपुर जिले से लगभग 84 किलोमीटर उत्तर में स्थित ये दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। अब दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अरावली पर्वतमाला में स्थित है दोस्तों ये दुर्ग, और लगभग 1100 मीटर यानी कि 3600 फीट की ऊंचाई पर यह दुर्ग स्थित है दोस्तों। फिर ये विश्व विरासत सूची में भी शामिल है दोस्तों। जून 2023 में दोस्तों इसको शामिल किया गया था। राजस्थान में पहाड़ी किले हैं, 6 किले हैं दोस्तों जिनको शामिल किया गया है। इसमें एक किला कुंभलगढ़ भी है। समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। फिर इसके महत्व की बात करें दोस्तों, तो यह चित्तौड़गढ़ के बाद मेवाड़ का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किला रहा है और संकट काल में मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा है। तो मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली क्या, कौन सा दुर्ग रहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग रहा है। और मारवाड़ के शासकों की, साथ में आप ये भी क्लियर करते चले कि मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, तो वो कौन सा आ जाएगा? सिवाना दुर्ग। आपातकालीन स्थिति में, संकट काल में यहाँ पर शरण लेते थे। मारवाड़ के तो लेते थे दोस्तों सिवाना दुर्ग में, और मेवाड़ के कहाँ लेते थे? कुंभलगढ़ दुर्ग में। जब राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी तो उस समय वहाँ पर कुछ भी ऐसी स्थिति बन जाती थी तो वहाँ से सारे फिर कुंभलगढ़ दुर्ग में आ जाते थे। नेक्स्ट आता है इसका निर्माण और इतिहास की बात करें हम दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, तो इसका संस्थापक कौन है? मेवाड़ के प्रसिद्ध शासक महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया है कुंभलगढ़ दुर्ग का। और कब करवाया है? तो निर्माण काल की बात करें तो 15वीं शताब्दी लगभग 1443 ईस्वी से 1458 ईस्वी के मध्य में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया दोस्तों। और वास्तुकार, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना है, वास्तुकार हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो दुर्ग के मुख्य शिल्पकार या वास्तुकार की बात करें तो कौन थे? मंडन थे। और फिर इन्होंने अपनी कृति थी दोस्तों, मंडन की कृति है राजवल्लभ। इसमें इसके निर्माण शैली का भी वर्णन किया गया है कुंभलगढ़ दुर्ग का। तो कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी कौन है? मंडन है। और इनकी पुस्तक कौन है, कौन सी पुस्तक है इनकी? तो राजवल्लभ इनकी पुस्तक है। राजवल्लभ पुस्तक में भी इन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, निर्माण शैली के बारे में इन्होंने जानकारी दी है और वर्णन किया है। फिर दोस्तों कहा जाता है कि इसका निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा, अशोक के दूसरा पुत्र था इनका, अशोक का सम्राट मौर्य अशोक था, मौर्य सम्राट अशोक का पुत्र था दोस्तों। दूसरा पुत्र संप्रति, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों।
द्वारा बनवाए गए एक प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बना था दोस्तों कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण कौन से प्राचीन दुर्ग के अवशेषों पर बना हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है और ये सारी चीज़ें ये दोनों आपको याद रखना है। फिर आते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। और मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप का जन्म इसी दुर्ग के कहाँ पर हुआ था, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में भी बादल महल में हुआ था। कब हुआ, 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। फिर और क्या इंपॉर्टेंट है, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। और पन्नादाय द्वारा बचाए गए महाराणा उदय सिंह का लालन पोषण भी यही हुआ और उनका राज्याभिषेक भी कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। फिर अजेयता, इस दुर्ग को अजयगढ़ कहा जाता है क्योंकि सैन्य बल से जीतना लगभग असंभव था दोस्तों इस दुर्ग को। यह केवल एक बार 1576 में मुगल सेना और आमेर के मान सिंह की संयुक्त सेनाओं द्वारा पानी की कमी के कारण ही इस दुर्ग को भेदा गया और तभी इस पर आक्रमणकारियों द्वारा इस पर कब्जा किया गया, वरना इस दुर्ग को किसी ने भी नहीं जीता था। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसके प्रमुख स्थापत्य और विशेषता की बात करें तो कुंभलगढ़ की दीवार जो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है इसकी दीवार के बारे में। तो कुंभलगढ़ की महान दीवार, इसकी क्या विशेषता है, तो इसकी लंबाई दोस्तों 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ की महान दीवार की लंबाई है। और मील की बात करें तो कितने मील है, 22 मील है। और किलोमीटर में बात करें तो 36 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है कुंभलगढ़ की दीवार की। फिर इसकी चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ 8 घोड़े चल सकते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे कि मान लीजिए ये दीवार है और इसकी चौड़ाई इतनी चौड़ाई है इसकी कि यहाँ पर 8 घोड़े एक साथ में ऐसे चल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि कितनी विशाल और कितनी मजबूती से इन दीवारों को बनाया गया होगा। अन्य नाम क्या है इसका, इस दीवार का, तो इस दीवार को भारत की महान दीवार कहा जाता है दोस्तों। और ये दीवार जो है दोस्तों चीन की महान दीवार, इसके बाद विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। तो चीन की दीवार है, ये विश्व में प्रथम सबसे लंबी दीवार है। और फिर सेकंड नंबर पर कौन सी आती है दोस्तों, तो जो कुंभलगढ़ की महान दीवार है ये दीवार आती है द्वितीय नंबर पर सबसे चौड़ी विश्व में। फिर आता है दोस्तों इसके आंतरिक दुर्ग की बात करें तो इसके अंदर कटारगढ़ स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के शीर्ष पर स्थित आंतरिक किले को कटारगढ़ कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कटारगढ़ की, तो यह दुर्ग की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और मेवाड़ की आँख कहलाता है। तो क्वेश्चन फिर पूछा गया है एग्जाम में कि मेवाड़ की आँख किस दुर्ग को कहते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहते हैं। और कुंभलगढ़ के दुर्ग के अंदर भी किसे कहते हैं, तो कटारगढ़ को कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में सबसे ऊपर बना हुआ है ये कटारगढ़। फिर अबुल फजल का कथन भी है दोस्तों कुंभलगढ़ के बारे में, ये फेमस कोट्स है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। अबुल फजल ने इसके बारे में क्या कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ये कथन है अबुल फजल का है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बारे में आता है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में, इसमें महल और मंदिर कौन कौन से बने हुए हैं। तो कौन सा महल बना हुआ है, बादल महल इसके अंदर बना हुआ है। यह कटारगढ़ के शीर्ष पर स्थित है ये महल, बादल महल, जिसका निर्माण राणा फतेह सिंह ने करवाया था। यह महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी है बादल महल। तो दोस्तों यहाँ पर फतेह सिंह ने इसका निर्माण नहीं कराया और इसका पुनर्निर्माण करवाया है बादल महल का। और बादल महल में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ है इस महल में। और फिर एक महल और स्थित है इसके अंदर, कुंभा महल। तो दुर्ग के भीतर एक अन्य महत्वपूर्ण महल भी है, कुंभा महल। और एक महल और आता है नीलकंठ महादेव मंदिर। एक मंदिर है बादल महल, दूसरा महल आता है कुंभा महल। अब हम बात करते हैं मंदिरों की। तो मंदिरों में आता है नीलकंठ महादेव का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और यह एक विशाल मंदिर है जिसमें 12 हाथों वाली शिव की मूर्ति स्थापित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन सकता है कि 12 हाथों वाली शिव की मूर्ति कहाँ पर स्थापित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थापित है और नीलकंठ महादेव मंदिर में स्थित है ये। फिर नेक्स्ट मंदिर आता है दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर वेदी मंदिर। यह एक जैन मंदिर है जिसका उपयोग यज्ञ वेदी के रूप में किया जाता था। फिर इस
कुल मंदिर दोस्तों, कुल मंदिरों की बात करें इस दुर्ग में तो दुर्ग के भीतर छोटे बड़े करके 360 से अधिक मंदिर है। उस परिसर के अंदर ना हो करके बाहर छोटे मोटे उस स्थान को मिला करके 360 से अधिक मंदिर हैं, जिनमें से लगभग 300 मंदिर तो दोस्तों जैन मंदिर हैं और बाकी हिंदू मंदिर हैं जो धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं। ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के गेट की बात करें, द्वार की बात करते हैं तो दुर्ग में कितने द्वार हैं तो 7 विशाल द्वार कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। 7 पोल आपको 7 द्वार पार करके फिर आप उस दुर्ग के अंदर जा सकते हैं। तो पहला दरवाज़ा कौन सा है, पहला पोल कौन सा है, राम पोल है, यह मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों। फिर नेक्स्ट कौन सा है, हनुमान पोल है, यह हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर दोस्तों, जिसे महाराणा कुंभा ने मंडोर से लाकर स्थापित करवाया था हनुमान पोल के यहाँ पर जो मूर्ति है इसको। फिर पोल आता है हल्ला पोल, आरेट पोल आदि, ये इसके द्वार है दोस्तों। और अन्य पोलों की दोस्तों, अन्य द्वारों की भी अगर हम बात करें तो फिर आता है आपके, पहला तो हो गया राम पोल, हनुमान पोल, हल्ला पोल, आरेट, ये है ना दोस्तों आरेट पोल है। फिर पोल आ जाएगा आपके यहाँ पर भैरव पोल। दोस्तों बहुत सारे दुर्ग ऐसे ही राजस्थान में जहाँ पर पोल के नाम, द्वारों के नाम मिलते जुलते हैं, तो जो नाम अलग से आता है कुछ ऐसा वो आपको याद रखना है। फिर एक नाम आता है दोस्तों नींबू पोल, ये दरवाज़ों के नाम है दोस्तों। फिर आता है चौगान पोल, चौगान पोल, और पागड़ा पोल, गणेश पोल, ये सारे इसके नाम है। तो दोस्तों ये 7 नहीं होकर के 9 विशाल द्वार है यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है दोस्तों इसका महत्व की बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो यह दुर्ग मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो क्वेश्चन यहाँ से फिर बनता है कि मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित हैं। फिर इसकी प्राकृतिक अभेद्यता और लंबी प्राचीर ने इसे सदियों तक बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखा है कुंभलगढ़ दुर्ग को। फिर हम दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जल स्रोतों की बात करें तो बावड़ियाँ और जलाशय कौन कौन से हैं अंदर, तो दुर्ग के भीतर पानी का उत्तम प्रबंधन था। इसमें अनेक बावड़ियाँ और विशाल जलाशय जिसे जालीबा बावड़ी, मामादेव कुंड, ये इसके अंदर स्थित हैं। एक तो दोस्तों जल स्रोत हो गया जालीबा बावड़ी, एक हो गया मामादेव कुंड। तो मामादेव कुंड का महत्व, इसी कुंड के पास एक घटना हुई थी दोस्तों मामादेव कुंड के पास, जहाँ महाराणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदा ने की थी। उदय सिंह प्रथम ने कब की थी तो 1468 ईस्वी में कर दी थी, इसलिए उदा को मेवाड़ का प्रथम पितृहंता भी कहा जाता है। तो कुंभा की हत्या किसने की, तो उनका पुत्र था उदा, उसने कुंभा की हत्या करी थी। तो मेवाड़ का पितृहंता किसे कहते हैं, तो उदा को मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है तोपखाना, ये सुरक्षा की व्यवस्था से, सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था अंदर तोपखाना। किले में रणनीतिक स्थानों पर तोहफे रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी जो इसकी सुरक्षा को अभेद्य बनाता था। तो दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से भी ये पूरी तरीके से सुरक्षित था, ये सारी व्यवस्था अंदर थी इसके अंदर। फिर दोस्तों इसके आते हैं, इसकी विशेषता में आता है घुमावदार मार्ग। तो दुर्ग तक पहुंचने वाले मार्ग अत्यंत घुमावदार और संकरे हैं, जिससे शत्रुओं को ऊपर चढ़ने में अत्यधिक कठिनाई होती थी। तो मार्ग दोस्तों सीधे ऐसे ना होकर के, एक तो पहाड़ी पर बना है एक दुर्ग, और फिर ऐसे मार्ग जा रहा है, फिर डायरेक्ट मोड़ लेकर के फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अगर सेना यहाँ से अगर प्रवेश करती है दोस्तों तो डायरेक्ट वो यहाँ जाकर रुक जाती है। अगर उन्हें पता नहीं कि इधर से रास्ता जा रहा है तो वो पूरा उनका अंदर जाना मुश्किल हो जाता है और एकदम से अंदर नहीं जा सकती भारी आक्रमणकारी सेना। तो ये जिगजैग में बने होते थे ये ऐसे। फिर आता है दोस्तों महल की आंतरिक संरचना की बात करें तो अंदर जाली रानी का मालिया बना हुआ है। ये क्या है, तो यह रानी जाली है, महाराणा कुंभा की रानी थी दोस्तों, रानी जाली का निवास स्थान था जिसे जाली रानी का मालिया कहते थे। यह महल अपनी सादगी और सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता था। आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा कि जाली रानी का मालिया कौन से दुर्ग में स्थित है, मामादेव कुंड कौन से दुर्ग में स्थित है, ऐसे आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है आपको, तो ऐसे याद रखना है। फिर आता है दोस्तों क्षत्रियाँ, फिर आता है पृथ्वीराज चौहान की छतरी भी इसके अंदर बनी हुई है दोस्तों। और ये कितने खंभों की छतरी है, ये 12 खंभों की छतरी है पृथ्वीराज चौहान की। ये पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़ना राजकुमार भी कहा जाता दोस्तों, कि कितने खंभों की, 12 खंभों वाली छतरी स्थित है। पृथ्वीराज ने यहाँ रहकर अपने भाई महाराणा सांगा की रक्षा की थी। तो ये कितने भाई थे दोस्तों, ये 3 भाई थे।
फिर राणा कुंभा की स्मृति। कुंभलगढ़ को महाराणा कुंभा की कला और स्थापत्य में रुचि का शिखर माना जाता है। इन्होंने इस दुर्ग के माध्यम से अपनी शक्ति और कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित किया था। तो कुंभा ने कितने दुर्ग बनवाए थे राजस्थान में? तो टोटल 32 दुर्गों का निर्माता कहा जाता है दोस्तों कुंभा को। उनमें से कुंभलगढ़ दुर्ग भी आता है। फिर आता है दोस्तों दुर्ग के नाम और उपनाम की बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। यह दुर्ग मेवाड़, राजसमंद और मारवाड़, पाली जोधपुर की सीमा पर स्थित होने के कारण दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण करने में महत्वपूर्ण था यह दुर्ग। फिर इसके उपनाम, एक तो मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी, फिर आता है इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट आता है अजय दुर्ग। दुर्ग के उपनाम की बात करें तो मेवाड़, पहला आता है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग को, फिर इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। तो जैसा कि हमने पहले बताया है कि इसे केवल छल या पानी की कमी से ही जीता जा सका, सैन्य बल से नहीं, इसलिए इसे अजय दुर्ग कहते हैं। फिर तीसरा नाम इसका क्या आता है? तो मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली भी इस दुर्ग को कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन में तीनों, अगर आपको मिलान वाले क्वेश्चन पूछ लें कि मेवाड़ के शासकों की शरण स्थली किसे कहते हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो किस दुर्ग का नाम है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का नाम है। तो जब भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर संकट आता था, मेवाड़ के शासक अपने परिवार और खजाने के साथ इसी सुरक्षित दुर्ग में शरण लेते थे, इसलिए। फिर आता है दोस्तों इसके, ये कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। तो यह किला कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों इसके केंद्र में स्थित है। ये कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों, और इसके आसपास दोस्तों ये जो कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, इसे भी यहाँ पर बाघ परियोजना भी बनाने की बात चल रही है दोस्तों। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ परियोजना के रूप में भी इसे बनाने की बात चल रही है, प्रस्तावित है ये। और इसकी विशेषता की बात करें तो ये अभ्यारण्य भेड़ियों की अच्छी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तेंदुआ, भालू, चौसिंगा जैसे अन्य वन्यजीव भी पाए जाते हैं दोस्तों कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में। फिर आता है दोस्तों कि कर्नल जेम्स टोड ने इसके बारे में क्या कहा है। इंपॉर्टेंट ये कथन आता है, जैसे कि आपने देखा अभी अबुल फजल ने क्या कहा है इसके बारे में। अब आता है कर्नल टोड ने इसके बारे में क्या कहा है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टोड ने इसके बारे में क्या कहा है, तो इस दुर्ग की तुलना किससे की है? तो एस्ट्रकन शैली के दुर्गों से की है, और इसकी सुदृढ़ता के लिए इसकी प्रशंसा भी की है। और इसको एस्ट्रकन शैली की दुर्गों से क्यों तुलना की है? क्योंकि दोस्तों इसके प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के कारण, क्योंकि वो इतने अच्छे बने हुए हैं इसलिए। फिर दुर्ग की वास्तुकला की विशिष्टता की बात करें तो निर्माण सामग्री, दुर्ग के निर्माण में मुख्य रूप से स्थानीय रूप से उपलब्ध पीले, बलुआ पत्थर और चूने के मोर्टार का उपयोग किया गया है, जिसने इसे प्राकृतिक रंगों और अटूट मजबूती दी है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है वो, उसमें कौन से पत्थरों का यूज़ किया गया है दोस्तों? तो बलुआ पत्थर, पीले बलुआ पत्थर और चूने के मोर्टार का उपयोग किया गया है इसमें। फिर इसमें दोस्तों गोलाकार बुर्ज बने हुए हैं। कुंभलगढ़ की 36 किलोमीटर लंबी दीवार में दोस्तों 300 से अधिक गोलाकार बुर्ज बने हुए हैं। सुरक्षा के लिए बनी ऊंची मीनारें बनी हुई हैं इसके अंदर, जो इसकी विशाल रक्षा प्रणाली का हिस्सा हैं। फिर प्रवेश द्वारों का झुकाव की बात करें तो मुख्य प्रवेश द्वार जैसे रामपोल को इस तरह से बनाया गया है कि हाथी सीधे अंदर न घुस सके और दुश्मन की गति धीमी हो जाए। यह रक्षात्मक वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों रामपोल। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सा उत्सव मनाए जाते हैं। तो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग में प्रतिवर्ष हर साल दोस्तों 3 दिन का यहाँ पर कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, जो महाराणा कुंभा की कला और स्थापत्य में रुचि को श्रद्धांजलि देता है। इस महोत्सव में स्थानीय लोक कला और शास्त्रीय नृत्य संगीत का प्रदर्शन होता है। तो कुंभलगढ़ महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जिले आपको पूछ लेंगे, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, ऐसे तो आपको ये ध्यान में रखना है कितने दिवसीय होता है। तो 3 दिवसीय महोत्सव होता है कुंभलगढ़ महोत्सव, और ये राजसमंद जिले में स्थित है, वहाँ पर किया जाता है। तो दोस्तों मुगल आक्रमण नेक्स्ट आता है, मुगल आक्रमणों की विफलता, ये हमने पढ़ लिया है। तो बहुत शक्ति के साथ फिर इसको जीता गया था, वरना इसको जीतना मुश्किल था। फिर आता है दोस्तों कटारगढ़ का रहस्य की हम बात करें तो क्योंकि कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ से मेवाड़ के शासक अपने पूरे राज्य पर गुप्त रूप से नज़र रख सकते थे। इसकी ऊंचाई के कारण यह प्राकृतिक वॉच टावर का काम करता है। ये दोस्तों इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि वहाँ से मारवाड़ की सीमा पर भी ध्यान रख सकते थे और मेवाड़ की सीमा पर भी ध्यान रख सकते थे। फिर आता है दोस्तों वेदी मंदिर का महत्व।
हमने देखा था दोस्तों इसके अंदर वेदी मंदिर बना हुआ है। मंदिरों में हमने पढ़ा दोस्तों वेदी मंदिर हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह एकमात्र जैन मंदिर है जिसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। तो महाराणा कुंभा ने इसके अंदर जो जैन मंदिर है, ये एक ही मंदिर है जिसको महाराणा कुंभा ने बनवाया था। बाकी अन्य जैसे जैसे शासक आते गए वैसे वैसे बनवाते गए, लेकिन वेदी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने करवाया। इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। फिर दोस्तों इसका पुनर्निर्माण की बात करें, इसको आधुनिक रूप देने की बात करें तो किसने दिया है इसको आधुनिक रूप? वेदी मंदिर को महाराणा फतेह सिंह ने। जब इसका वापस पुनर्निर्माण करवाया था कुंभलगढ़ का, तब इसको आधुनिक रूप दिया गया था महाराणा फतेह सिंह द्वारा वेदी मंदिर को। और ये मंदिर जो है दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह मंदिर चारों दिशाओं में द्वार वाला है। अगर ये मंदिर है तो इसके इधर भी द्वार है, इधर भी है और इधर भी द्वार है, चारों दिशा में द्वार वाला है, जो दोस्तों इसे वास्तुशिल्प की दृष्टि से अनूठा बनाता है। ऐसे बहुत कम ही मंदिर देखने को मिलते हैं जिसके चारों तरफ द्वार लगे हुए हैं इसके। फिर दोस्तों आता है पृथ्वीराज सिसोदिया और कुंभलगढ़। तो दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया और कुंभलगढ़ क्या संबंध है? तो इसके अंदर ही इनकी पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी बनी हुई है और इनको उड़ना राजकुमार कहा जाता था क्योंकि ये बहुत तेज गति से अपना घोड़ा चलाते थे। और ये अपने भाई, इनका भाई था महाराणा सांगा थे, इनको यहाँ पर लेकर आए थे कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। तो ये था दोस्तों अपना कुंभलगढ़ दुर्ग। ये कंप्लीट डिटेल थी क्योंकि इतनी डिटेल देने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों क्योंकि आजकल एग्जाम में जो थ्योरी पैटर्न में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कथन वाले क्वेश्चन, जब आपको ऐसे कुछ अटपटे से अजीब से 2 ऑप्शन आपको दे देंगे, ऐसे कथन में आपको दे देंगे, जब आपको पूरी डिटेल नहीं पता होगी किसी दुर्ग के बारे में तो आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो ये था दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। अब नेक्स्ट आता है हमारा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग ये है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये रणथंभौर दुर्ग का चित्र है दोस्तों। ये फोटो है रणथंभौर दुर्ग की। ये सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग, और यह वर्तमान में राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है ये सवाई। तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग जो स्थित है ये राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित है। ये राष्ट्रीय उद्यान है और ये पूरा जो दुर्ग है दोस्तों इससे घिरा हुआ है। दोस्तों ये जो दुर्ग है दोस्तों रणथंभौर दुर्ग, ये विंध्याचल और अरावली पर्वतमाला के संगम पर स्थित दुर्ग ये है। और ये कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो ये दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है ये। और ये दुर्ग दोस्तों दुर्गों की श्रेणी में की बात करें तो ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है और फिर गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। पहाड़ी पर भी स्थित है और इसके आसपास वन भी स्थित हैं। फिर दोस्तों ये जो दुर्ग है ये यूनेस्को विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। जो राजस्थान के 6 दुर्ग स्थित है इसमें शामिल है, उसमें से रणथंभौर दुर्ग भी शामिल है। इसे 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले समूह के तहत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। और नामकरण की दोस्तों इसकी बात करें तो इसका नाम कैसे पड़ा कि रण का क्या अर्थ होता है? पहाड़ी घाटी, और थंभौर का अर्थ पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसका नाम रणथंभौर पड़ा क्योंकि पहाड़ी घाटी पर स्थित होने के कारण। फिर आता है दोस्तों इस रणथंभौर दुर्ग के निर्माण और इतिहास की बात करें हम तो इसका निर्माण कब हुआ? तो 8वीं शताब्दी के लगभग मंडलक नामक शासक ने इसका निर्माण करवाया ऐसा माना जाता है। या फिर अगर ये आपको ये नहीं पूछ के आपको ये पूछ ले कि किसने करवाया तो रणथंभन देव चौहान ने करवाया था। तो ये क्वेश्चन तो पूछा गया है एग्जाम में। इसका नाम मांडल या मंडलक नहीं पूछा था और फिर पूछा था कि इसका निर्माण किसने करवाया रणथंभौर का, तो रणथंभन देव चौहान ने इसका निर्माण करवाया रणथंभौर का। फिर इसके प्रारंभ में चौहानों का शासन रहा था दोस्तों इस दुर्ग के ऊपर, बाद में दिल्ली सल्तनत के अधीन आया और फिर मेवाड़ के अधीन भी रहा ये दुर्ग। और दोस्तों इस दुर्ग का गौरवशाली इतिहास भी रहा है और इस दुर्ग का सबसे गौरवशाली शासक कौन था? हम्मीरदेव चौहान था। कब तक रहा इसका शासक? ये कब तक रहा? तो 1282 से 1301 ईस्वी तक, जब अलाउद्दीन का इस पर आक्रमण हुआ था तब तक ये शासक रहे थे हम्मीरदेव चौहान। उनके शासनकाल में यह किला अपनी शक्ति और प्रसिद्धि के चरम पर पहुंचा था दोस्तों। तो दोस्तों रणथंभौर दुर्ग का हम्मीरदेव चौहान एक महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। फिर हम्मीर के बारे में दोस्तों कथन की बात आती है। हम्मीर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? तो हम्मीरदेव चौहान की प्रसिद्धि उनके हट के कारण प्रसिद्ध है। ये हम्मीर हट आपने नाम भी सुना होगा। और ये इनका अटूट संकल्प भी लेते थे दोस्तों। इनके बारे में प्रसिद्ध कथन है कि सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फलत एक बार तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी कि सब काम एक एक बार ही होता है। सिंह भी एक बार ही बच्चे को जन्म देता है, मतलब एक बार ही
फिर सत्पुरुष का वचन जो निकल जाता है वो फिर वापस नहीं जाता है। कदली यानी केले के ऊपर भी एक ही बार फल आता है। तिरिया तेल यानी कि जब शादी होती है और वहाँ पर तेल चढ़ाने की ऐसी कुछ रस्म होती है वो भी एक ही बार होता है। और जब हम्मीर हट पर आ जाता है तो वो भी वापस अपनी हट से नीचे नहीं उतरता है, अपनी हट नहीं छोड़ता है, वो काम को पूरा ही करता है। तो ये इसका दोस्तों पूरा था। तो दोस्तों ये कथन भी आपको याद रखना है अच्छे से, क्योंकि ये कथन देकर के आपको दुर्गों के बारे में भी पूछ लेगा और शासक के भी बारे में भी पूछ लेगा, ये कथन और दुर्ग किससे संबंधित है। तो इससे आपको ये बात भी याद रखनी है अच्छे से। फिर आता है दोस्तों इसके ऊपर प्रमुख कौन कौन से आक्रमण हुए और कौन कौन से इसके अंदर युद्ध हुए। तो रणथंभौर को दिल्ली सल्तनत के शासकों ने बार बार जीतने का प्रयास किया था, क्योंकि ये दोस्तों सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग आता है ये। पहला कब इसके ऊपर आक्रमण हुआ, तो 1291 ईस्वी में। किसने आक्रमण किया, जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया दोस्तों। और यह किला जीतने में असफल रहा था जलालुद्दीन खिलजी। ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, और इसको नहीं जीत सका। और फिर इसके बारे में कहा इसने कि मैं से 10 दुर्गों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता या फिर नहीं समझता हूँ मैं। तो ये कथन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये कथन किसने कहा है, तो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है। ऑप्शन में आपको अलाउद्दीन देगा लेकिन अलाउद्दीन नहीं आएगा, जलालुद्दीन खिलजी ने कहा है। और कब कहा है, 1291 में कहा है। जब आक्रमण किया और जीत नहीं पाया तो फिर ये स्टेटमेंट दिया इसने। फिर आता है, फिर इसके ऊपर आक्रमण कब हुआ, तो 1301 ईस्वी में हुआ। जब ये आक्रमण हुआ, ये जीत नहीं पाया, तो इसका बदला लेने के लिए फिर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। तो यह रणथंभौर का सबसे निर्णायक युद्ध था दोस्तों, 1301 ईस्वी का अलाउद्दीन खिलजी वाला आक्रमण। यह अलाउद्दीन, तो दोस्तों यह रणथंभौर का सबसे निर्णायक युद्ध था, कारण क्योंकि अलाउद्दीन के विद्रोही मंगोल सेनापति दोस्तों मोहम्मद शाह, और एक और था इसका साथ में था इसका साथी मोहम्मद शाह, हमीर द्वारा शरण देना। हमीर ने इसको शरण दी थी मोहम्मद शाह को, मंगोल नेता थे, इसलिए इनके ऊपर आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर 1301 ईस्वी में साका होता है। ये राजस्थान का प्रथम साका होता है दोस्तों। जौहर और केसरिया होता है। हमीर देव ने केसरिया किया, उनकी रानी रंग देवी ने जौहर किया था, और इनकी पुत्री भी थी। इन्होंने यहाँ पर, इनकी पुत्री और पत्नी ने यहाँ पर जौहर किया था। फिर अमीर खुसरो ने इसके बारे में कथन दिया है दोस्तों, कहाँ है इस दुर्ग के बारे में। इसको विजय प्राप्त कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के ऊपर। इसके बाद विजय के बाद अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र यानी धर्मद्रोह का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। तो ये स्टेटमेंट भी, ये कथन भी आपको अच्छे से याद रखना है। ये किस दुर्ग के बारे में और किसने कहा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों दुर्ग की वास्तुकला और संरचना की अगर हम बात करते हैं तो यह दुर्ग अपनी अद्वितीय सुरक्षात्मक बनावट के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और यह दूर से दिखाई नहीं देता है जब तक कि इसके बहुत निकट तक न पहुंचा जाए, क्योंकि दोस्तों ये पूरा वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो ये दुर्ग पास जाने पर ही हमें दिखता है, दूर से दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पूरा जंगल से घिरा हुआ है। और अबुल फजल ने दोस्तों इसके बारे में कहा था, और सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है, क्योंकि यह चारों ओर से सघन वन और पहाड़ों से घिरा हुआ दुर्ग है। तो यह स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि और सब दुर्ग नंगे हैं और यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट ये याद रखना है और एक अमीर खुसरो का, ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। फिर दोस्तों इसमें रणथंभौर दुर्ग में हम प्रमुख द्वार और महलों की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर नौलखा दरवाज़ा है दोस्तों, और यह दुर्ग का मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है। फिर आता है दोस्तों त्रिपोलिया, यह दुर्ग का एक प्रमुख द्वार है। एक तो द्वार है दोस्तों नौलखा दरवाज़ा, फिर दूसरा है दोस्तों त्रिपोलिया दरवाज़ा, और फिर दोस्तों हाथीपोल, सूरजपोल, ये सारे भी इसके अंदर ही आ जाएंगे ना, ये सारे भी इसके द्वार ही हैं। सूरजपोल, गणेशपोल, इसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है, नौलखा दरवाजा आपको याद रखना है। ये किस दुर्ग पे लगा हुआ है, तो रणथंभौर दुर्ग पे लगा हुआ है। और त्रिपोलिया दरवाजा, ये दोनों आपको याद रखने हैं। फिर दोस्तों बादल महल भी इसके अंदर स्थित है। तो ये दुर्ग के भीतर एक छोटा महल है बादल महल, हमने कुंभलगढ़ में भी देखा है बादल महल, और अब रणथंभौर दुर्ग में भी स्थित है बादल महल। एक दोस्तों आता है जोगी महल, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि जोगी महल कौन से दुर्ग में स्थित है, तो ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। तो उससे जोगी महल था, ये राजाओं का विश्राम गृह रहा था। यहाँ पर राजा जो भी आते थे ये विश्राम करते थे यहाँ पर।
और अभी वर्तमान की बात करें तो यह वन विभाग के गेस्ट हाउस है ना, ये कि गेस्ट हाउस के रूप में जाना जाता है ये जोगी महल। और दोस्तों धार्मिक स्थल की बात करें तो कौन कौन से ये धार्मिक स्थल इस दुर्ग के अंदर है, तो पहला आता है त्रिनेत्र गणेश मंदिर इसके अंदर स्थित है। ये भारत का सबसे प्रसिद्ध गणेश मंदिर है। यहाँ गणेश जी की पूजा पूरा परिवार के समेत होती है दोस्तों। पत्नी रिद्धि सिद्धि, पुत्र शुभ लाभ आदि वहाँ पर इनकी मूर्तियाँ स्थापित है और पूरे परिवार के साथ गणेश जी की यहाँ पर पूजा होती है। फिर आता है दोस्तों कि यहाँ प्रतिदिन देश भर से डाक द्वारा निमंत्रण पत्र, शादी, गृह प्रवेश आदि भेजे जाते हैं। जो त्रिनेश गणेश मंदिर है, यहाँ पर कुछ भी शुभ कार्य किया जाता है, कुछ भी ऐसा कहीं विवाह हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो इन्विटेशन कार्ड सबसे पहले इस मंदिर में दिया जाता है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर में। तो ये आपको स्थल याद रखना है इस दुर्ग से संबंधित। फिर आता है दोस्तों पीर सदरुद्दीन की दरगाह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह कौन से दुर्ग में है, तो ये रणथंभौर दुर्ग में है। और दुर्ग के भीतर हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक है दोस्तों। ये शिव मंदिर और जैन मंदिर भी इसके अंदर है। और जो ये दुर्ग है तो ये इस दुर्ग के अंदर शिव मंदिर और जैन मंदिर है। विभिन्न शासकों की धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाते हैं, यानी कि सभी धर्मों को वहाँ पर समान रूप से सम्मान दिया गया था और सभी के वहाँ पर मंदिर वगैरह ये जो भी थे बनाए गए थे। फिर दोस्तों हम बात करें कि दुर्ग के अंदर जल, पानी की और अन्य क्या संरचनाएं थी, अंदर क्या व्यवस्था थी, और हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है दोस्तों एक भाग आता है हम्मीर की कचहरी, या इसे न्यायालय कहते हैं। यहाँ पर बैठकर हम्मीर न्याय करता था। यहाँ पर हम्मीर देव चौहान न्याय करते थे बैठकर। फिर आता है दोस्तों दूसरा आता है 32 खंभों की छतरी, ये भी न्याय की छतरी है दोस्तों। इसका निर्माण हम्मीर देव ने अपने पिता जयद्रथ सिंह या जय सिंह की याद में करवाया था। इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था, इसलिए इनके पिता की याद में हम्मीर ने जय सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई थी। फिर आता है दोस्तों रानी महल स्थित है इसके अंदर, रानियाँ रहती थी इसके अंदर। फिर आता है दोस्तों पद्मला तालाब, किले के भीतर स्थित एक महत्वपूर्ण जलाशय है दोस्तों, पद्मला तालाब है। इसके अंदर ही हम्मीर की पुत्री ने इसके अंदर जल जौहर किया था। फिर दोस्तों इसके सामरिक महत्व की हम बात करते हैं तो ये उत्तरी भारत पर नियंत्रण रखने वाला दुर्ग था और रणथंभौर का किला दिल्ली और मालवा के बीच एक महत्वपूर्ण बिंदु पर स्थित था। यानी कि जो मुख्य केंद्र था उस समय दिल्ली और इधर मालवा था, इसके बीच में इसके केंद्र में ये दुर्ग स्थित है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट ये दुर्ग रहा होगा। इसलिए इसने जीतने वाला शासक उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर नियंत्रण स्थापित कर लेता था, यानी कि बीच में आता था तो ये सब तरह से अपने कंट्रोल में रख लेता था। फिर दोस्तों जंगल का संरक्षण है। वन दुर्ग होने के कारण यहाँ के घने जंगल और पहाड़ियों ने इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की, जिससे यह मुगलों के लिए कठिन लक्ष्य बना रहा। यानी कि अगर जंगल है तो आपको वहाँ अंदर जो भी गतिविधि है उनको देखना संभालना भी एक मुश्किल हो जाता है वहाँ पर। फिर आता है दोस्तों हम्मीर देव चौहान का विशेष योगदान क्या है रणथंभौर दुर्ग को लेकर। तो हम्मीर देव चौहान को भारतीय इतिहास में शरणार्थी धर्म के पालन के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसने मंगोल नेता थे दोस्तों, उनको शरण दी थी। तो मोहम्मद शाह और केहब्रू को इन्होंने शरण दी थी, इसलिए इनको शरणार्थी और धर्म के पालन के लिए भी जाना जाता है हम्मीर देव चौहान को। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह बेग और कब्रू या फिर केहब्रू को शरण दी थी। हम्मीर ने शरण में आए व्यक्ति को लौटाने से मना कर दिया, भले ही इसका परिणाम युद्ध और उनकी मृत्यु हो। उनके अटूट वचन का सबसे बड़ा प्रमाण है। अलाउद्दीन खिलजी था दोस्तों, इसने युद्ध भी इसीलिए किया था, आक्रमण भी इसीलिए किया था क्योंकि ये जो विद्रोही थे दोनों दोस्तों, मोहम्मद शाह और केब्रू, ये दोनों भागकर हम्मीर की शरण में आ जाते हैं। और फिर अलाउद्दीन कहता है कि हमें हमारे दोनों सेनापति लौटा दीजिए, तो ये लौटाते नहीं है और शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं। इसलिए यहाँ पर युद्ध होता है 1301 ईस्वी में और राजस्थान का पहला साका होता है। फिर बात करते हैं दोस्तों दुर्ग की जैन से तुलना। जैन क्या है? जैन भी एक दुर्ग है दोस्तों, इससे इसकी तुलना की जाती है। और क्यों करते हैं कि रणथंभौर किले के पास एक छोटा उप दुर्ग बना हुआ है जैन था, जिसे रणथंभौर की कुंजी कहा जाता है। तो दोस्तों जो जैन का दुर्ग है उसे रणथंभौर की कुंजी कहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है आपके लिए। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो जैन दुर्ग को कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ से। फिर जलालुद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा। इसने रणथंभौर पर असफल आक्रमण करने से पहले जैन को जीत लिया था। यानी कि अगर जैन दुर्गों को जीत लिया है तो संभावना बनती है कि जो रणथंभौर दुर्ग है उसको भी जीत लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जैन को जीतने के बाद ही रणथंभौर पर वास्तविक आक्रमण संभव हो पाता था।
फिर आता है दोस्तों मराठा और जयपुर रियासत के अधीन भी रहा है रणथंभौर दुर्ग। मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था दोस्तों, इसके बाद रणथंभौर दुर्ग पर कुछ समय के लिए मराठाओं का प्रभाव रहा और बाद में इसके ऊपर दोस्तों जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी में अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद सवाई माधोपुर शहर की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि सवाई माधोपुर की स्थापना किसने की, तो सवाई माधो सिंह प्रथम ने करी थी। जयपुर के राजा थे ये। फिर इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं। तो दोस्तों त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है इसके अंदर, जो आस्था का प्रतीक है दोस्तों। और कुछ भी हमने पहले ही पढ़ा है कि कुछ भी ऐसा होता है, जैसे किसी का शुभ कार्य है, कोई विवाह हो रहा है, कुछ अच्छा कार्य किया जा रहा है, तो इनविटेशन सबसे पहले यहाँ दिया जाता है। और माना जाता है कि रणथंभौर का युद्ध शुरू होने से पहले हम्मीरदेव को सपने में गणेश जी ने दर्शन दिए थे, उन्हें आशीर्वाद दिया था। ये एकमात्र मंदिर है जहाँ गणेश जी का तीसरा नेत्र ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रतीक दिखाया गया है। यहाँ गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर विशाल मेला भरता है दोस्तों, जो राजस्थान के सबसे बड़े मेलों में से एक मेला भरता है ये त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। फिर दोस्तों हम बात करते हैं वर्तमान में पर्यटन और वर्तमान स्थिति क्या है रणथंभौर दुर्ग की। तो दोस्तों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ये, इसके अंदर स्थित है ये किला। और किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन यानी कि जो मेन जोन है उसके अंदर स्थित है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्यों में से एक बनाता है। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी आपने देखा होगा, नेता है, बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो भी है वहाँ पर देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं वहाँ पर इस अभ्यारण्य के अंदर। और एक बहुत अच्छा यहाँ पर देखने जैसा स्थान है। फिर आज ये किला वन्य जीवों के साथ साथ इतिहास प्रेमी और पर्यटकों के का भी आकर्षण बना केंद्र है ये दोस्तों। और किला और वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं दोस्तों, कि यहाँ पर भी फॉरेन टूरिस्टर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ही देखने को आते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रणथंभौर दुर्ग। हमने पढ़ा है दोस्तों, सबसे पहले कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ा है हमने, अब पढ़ा है हमने रणथंभौर दुर्ग के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम दोस्तों गागरोन दुर्ग। ये है दोस्तों गागरोन दुर्ग। एक तरफ से आ रही दोस्तों काली सिंध नदी, और एक तरफ से आ रही आहू नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर दोस्तों ये दुर्ग बना हुआ है गागरोन दुर्ग। ये आप देख सकते हैं कि ये तो अभी प्राचीन पुराना बना हुआ है, लेकिन आप उस समय आप इसकी विशालता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना भव्य बना हुआ होगा और इसकी सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम होंगे उस समय। देखते हैं दोस्तों हम गागरोन दुर्ग के बारे में। इसका नाम गागरोन दुर्ग, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो झालावाड़ में स्थित, झालावाड़ राजस्थान में स्थित है अपने। और ये काले सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित दुर्ग है दोस्तों ये। और ये जल श्रेणी में आता है दोस्तों, जल दुर्ग। इसे जल दुर्ग को हम ओदक दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। जो जल से घिरा हुआ दुर्ग होता है, यानी कि आपने देखा है ये दुर्ग है और ये चारों तरफ से या फिर दो तरफ से ये जल से घिरा हुआ दुर्ग है, इसे जल दुर्ग या ओदक दुर्ग कहते हैं। और दोस्तों इस दुर्ग को भी 2013 में, जून 2013 में राजस्थान के पहाड़ी किले थे दोस्तों, उस समूह के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। और दोस्तों ये राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है जिसे पहाड़ी किलों के समूह में शामिल किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन में आपको बेसरोडगढ़ दुर्ग है, ऐसे दुर्ग भी दे दे, तो लेकिन वो इसके अंदर शामिल नहीं है, यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल। फिर दोस्तों यह किला बिना किसी नींव के एक कठोर चट्टान पर सीधा खड़ा है, यानी कि यहाँ पर नींव नहीं बनाई गई है और एक चट्टान है, इसके ऊपर ही पूरा किला बनाया गया है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से कि कौन सा किला है जो सिर्फ एक चट्टान पर बना है और बिना नींव के बना है, तो ये गागरोन का किला है। फिर आता है दोस्तों इसके निर्माण और शासक वंश की बात करें तो इसका निर्माण कैसे किया, किसने किया। हम देखते हैं कि निर्माण काल की बात करें तो कहा जाता है कि इसका निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ है। तो गागरोन दुर्ग का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ है। इसके संस्थापक डोड राजपूतों ने बनवाया था, इसलिए इसे शुरू में डोडगढ़ या दुलरगढ़ कहा जाता है। तो इसके उपनाम की बात करें हम, गागरोन दुर्ग के उपनाम क्या है, तो डोडगढ़ या फिर दुलरगढ़ भी कहा जाता है। और उपनाम से क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखने हैं, ये नाम याद रखने हैं आपको, डोडगढ़ या दुलरगढ़ भी कहा जाता है गागरोन दुर्ग को, क्योंकि डोड राजपूतों ने बनवाया था इसलिए। फिर दोस्तों खींची चौहानों का प्रभुत्व कब से रहा इसके ऊपर,
तो 12वीं शताब्दी में खींची चौहानों ने इस पर अधिकार कर लिया। और देव सिंह, इसे देवंशी भी कहते थे, इसने लोड शासकों को हरा दिया था और यहाँ पर खींची चौहान वंश की इसने स्थापना करी थी। इसके बाद ही इसका नाम क्या रखा गया था, गागरोन रखा गया था। तो दोस्तों देव सिंह ने इस पर आक्रमण किया और डोड राजपूतों को हरा दिया था। इसके बाद इसका नाम क्या रखा, गागरोन रखा गया नाम इसका। फिर दोस्तों बात करें प्रसिद्ध शासकों की, तो इस दुर्ग से, गागरोन से प्रसिद्ध शासक कौन कौन बने हैं यहाँ के। तो पहला आता है दोस्तों राणा अचलदास खींची। मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है ये अचलदास खींची। यह गागरोन के सबसे दोस्तों प्रतापी शासक थे। उनके शौर्य का वर्णन शिवदास गाडण कवि है दोस्तों, ये रचनाकार है। इनका रचित ग्रंथ है अचलदास खींची वचनिका में, इस वचनिका में इनका उल्लेख मिलता है राणा अचलदास खींची का। और अचलदास खींची की वचनिका किसकी है, तो शिवदास गाडण की है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रचना से संबंधित क्वेश्चन बनता है ये। फिर दोस्तों संत पीपा से संबंधित भी है ये। तो गागरोन के शासक प्रताप राव खींची, जिन्हें संत पीपा के नाम से भी जाना जाता है, ने राजपाट त्याग कर भक्ति मार्ग अपनाया, रामानंद जी के शिष्य बन गए। उनकी छत्री गागरोन के पास स्थित है। तो दोस्तों यहाँ के शासक थे प्रताप राव खींची, इन्हें ही पीपा कहा जाता है। और इन्होंने सब त्याग दिया था और फिर इन्होंने राजपाट त्याग कर दोस्तों रामानंद जी के ये शिष्य बन गए थे संत पीपा। और गागरोन के पास से इनकी छतरी बनी हुई है। तो संत पीपा की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, तो गागरोन दुर्ग में बनी हुई है। फिर आता है दोस्तों इस दुर्ग से संबंधित प्रमुख साके की हम बात करते हैं। तो इस दुर्ग पर दोस्तों 2 महत्वपूर्ण साके हुए हैं, जौहर भी हुआ है और केसरिया भी हुआ है। प्रथम साका कब हुआ, तो 1423 ईस्वी में यहाँ पर साका हुआ है। फिर आक्रमणकारी कौन था, तो मांडू मालवा के सुल्तान था हुशंग शाह, इसने आक्रमण किया था। और किसके समय जो साका केसरिया हुआ, तो राणा अचलदास खिलची था, इसके समय आक्रमण हुआ था। 1423 ईस्वी में सुल्तान हुशंग शाह ने आक्रमण किया था। और इसका परिणाम क्या रहा, तो अचलदास खिलची और उनके सैनिकों ने केसरी किया था, रानियों ने जौहर किया था। राजस्थान का ये युद्ध इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण घटना रखता है दोस्तों ये। तो आपको सिर्फ ये याद रख लेना है यहाँ से, आक्रमणकारी कब हुआ आक्रमण और केसरिया किसने किया था। फिर दोस्तों द्वितीय साके की बात करें, 2 साकों में से पहला साका तो 1423 में, दूसरा कब हुआ, 1444 में। आक्रमणकारी कौन था, तो मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी था। फिर शासक कौन था उस समय, तो पालहन सिंह था, अचलदास के पुत्र थे। जब फर्स्ट हुआ उस समय तो अचलदास खींची थे दोस्तों शासक, और जब सेकंड साका हुआ तो उस समय पालहन सिंह थे जो अचलदास के पुत्र थे। फिर पालन सिंह ने केसर किया था उस समय, और महमूद खिलजी ने किले को जीतकर इसका नाम दोस्तों मुस्तफ़ाबाद रख दिया था। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गागरोन दुर्ग का बदला हुआ नाम क्या है, तो मुस्तफ़ाबाद नाम है। और किसने बदला, तो महमूद खिलजी ने नाम बदला। ये अब आपके लिए ये दोनों जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट बनती है, ये आपको याद रखना है। फिर दोस्तों आता है दुर्ग की वास्तुकला और हम संरचना की बात करें तो जल और सुरक्षा की दृष्टि से जल दुर्ग की विशेषता, तो इसके अंदर है ही 2 नदियां हैं दोस्तों, काली सिंध और आहू के संगम पर ये बना हुआ है, और चारों ओर खाइयाँ हैं, नदियां भी मौजूद हैं। और ये बिजक पहाड़ी, किले के सामने वाली पहाड़ी को बिजक पहाड़ी कहते हैं, इसके सामने पहाड़ी है दोस्तों, उसे बिजक पहाड़ी कहते हैं। और दोस्तों प्रमुख द्वार और महलों की बात करें इसके अंदर, तो एक दरवाज़ा है दोस्तों, बुलंद दरवाज़ा बना हुआ है, यह दुर्ग का विशाल मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था बुलंद दरवाजे का। तो दोस्तों पहला आता है बुलंद दरवाज़ा, कौन से दुर्ग में बना हुआ है, तो ये गागरोन दुर्ग में बना हुआ है बुलंद दरवाज़ा। और फिर आता है दोस्तों अंधेरी पोल, किले का एक अन्य महत्वपूर्ण द्वार है अंधेरी पोल। फिर आता है दोस्तों इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास भी बने हुए हैं। तो दीवाने आम तो जो आम लोग थे उनके साथ बैठक होती थी राजा की, और दीवाने खास दोस्तों जो मुख्य मंत्रिमंडल होता था उस समय, उनके साथ बैठक होती थी दीवाने खास में। फिर आता है दोस्तों धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल अंदर, उसके अंदर क्या क्या है, तो दोस्तों धार्मिक स्थल की बात करें तो इसके अंदर एक दरगाह स्थित है, मीठे शाह की दरगाह। ये आपके लिए फिर इम्पोर्टेंट बनता है कि मीठे शाह की दरगाह कौन से दुर्ग में स्थित है, तो गागरोन दुर्ग में स्थित है। और ये दोस्तों सूफी संत है हमीबुद्दीन चिश्ती,
जिन्हें मीठे शाह की दरगाह है, इसके अंदर इसका निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था मीठे शाह की दरगाह का। और यह हिंदू मुस्लिम सद्भावना का प्रतीक भी है दोस्तों, दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों इसकी पूजा करते हैं। फिर आता है दोस्तों गिद्ध कराई। गिद्ध कराई क्या है? तो यह वह स्थान है जहाँ अपराधियों को मृत्युदंड देने के लिए नीचे फेंक दिया जाता था। यानी कि दोस्तों जो दुर्ग बना हुआ है, ये दुर्ग बना हुआ है, इसके किले से पीछे जो नदियाँ हैं इसकी तरफ फेंक दिया जाता था लोगों को, जो अपराधी होते थे उनको, उसे गिद्ध कराई कहते थे। फिर आता है दोस्तों एक मधुसूदन मंदिर भी इसके अंदर बना हुआ है। तो कोटा राज्य के शासक थे दोस्तों महाराजा दुर्जनशाल सिंह, इन्होंने मधुसूदन मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये आपको धार्मिक रूप से भी याद रखना है। मीठे शाह की दरगाह है, फिर गिद्ध कराई है, फिर मधुसूदन मंदिर है इसके अंदर है। फिर हम दोस्तों सामरिक एवं साहित्यिक महत्व की बात करते हैं। तो यह किला दोस्तों मालवा पठार और गुजरात को जाने वाले मार्ग पर स्थित था, इसलिए इसकी भौगोलिक स्थिति से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती थी। यह दिल्ली सल्तनत और मालवा सल्तनत के बीच का संघर्ष का केंद्र रहा था। तो दोस्तों जो पॉइंट पर होंगे, जो किसी सीमा के बीच में स्थित होंगे, वो दुर्ग अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। सभी उस पर अधिकार करना चाहते हैं ताकि वो अपना व्यापार और आवाजाही अच्छे से बनी रहे। फिर साहित्यिक महत्व की बात करते हैं। तो अचलदास खिचड़ी वचनी का शिवदास गार्डन द्वारा रचित है दोस्तों ये, और यह ग्रंथ इस साक्य और अचलदास खिची के शौर्य का वर्णन करने वाला एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। फिर आता है संत पीपा, हमने पढ़ा है, संत पीपा की यहाँ पर छतरी स्थित है। फिर दोस्तों हम अन्य तथ्य की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर एक टकसाल स्थित है दोस्तों। तो कोटा रियासत के अधीन आने के बाद कागरोन में यहाँ सिक्कों की टकसाल मुद्रा बनाने का कारखाना दोस्तों यहाँ पर स्थापित किया गया था। फिर दोस्तों इसके सामने की पहाड़ी है, दुर्ग के सामने ही दुलरकोट नामक एक छोटा दुर्ग स्थित था, जिसका उपयोग किले की सुरक्षा के लिए प्रहरी चौकी के रूप में किया जाता था। इसलिए दोस्तों कई बार इसे दुलरगढ़ भी कहते हैं दोस्तों, इस दुर्ग को दुलरगढ़। ये भी इम्पोर्टेंट बनता है नाम। फिर दोस्तों विशिष्ट इसकी वास्तुकला की अगर बात करते हैं तो ये बिना नींव का बना हुआ किला है, हमने पहले ही देखा है। गागरोन एकमात्र ऐसा प्रमुख किला है जिसका निर्माण सीधे एक कठोर चट्टान सतह पर किया गया है दोस्तों। एक चट्टान थी और दोस्तों इसके ऊपर ही पूरा किला बना दिया गया था, जिसके नीचे कोई गहरी नींव नहीं खोदी गई। यह निर्माण की अद्वितीय तकनीक को दर्शाता है, जिसने इसे सदियों तक जल प्रवाह में भी मजबूती दी थी। फिर दोस्तों हम परकोटे की बात करें तो किले का परकोटा सुरक्षात्मक दीवार है, जो दोहरी दीवार से युक्त है। इसका परकोटा दोस्तों दो दीवारों से बना हुआ है ये दुर्ग, और ये दुर्ग दोस्तों दोहरा सुरक्षा कवच प्रदान करता है इस दुर्ग को। फिर इसके महल की छतों की बात करते हैं तो यहाँ के कई महलों में छतें लकड़ी के बजाय चपटे पत्थरों से बनी हुई हैं। यानी कि अमूमन देखते हैं पहले की छत जो होती थी वो लकड़ी की बनी होती थी, लेकिन यहाँ पर लकड़ी की नहीं बनी होकर दोस्तों चपटे जो पत्थर होते थे उनसे ये दीवारें बनी हुई है इनके महलों की। जो दोस्तों ये जो दीवारें जो छतें थी ये दीर्घायु और गर्मी से बचाव के लिए एक स्थानीय अनुकूलन था ये। फिर दोस्तों यहाँ पर गुंबजदार मेहराब भी बने हुए हैं इस दुर्ग में। दुर्ग के कुछ आंतरिक हिस्सों और द्वारों पर इस्लामी शैली के गुंबजदार मेहराब भी बने हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुगल और मालवा के शासकों के कब्जे के बाद बनाए गए थे विशेष रूप से, क्योंकि गुंबद कला और ये सब दोस्तों मुगल ही लेकर आए थे भारत में। फिर दोस्तों काली सिंधु और आहू नदियों का महत्व क्या है वहाँ पर? इससे संगम पर बना हुआ है, लेकिन इनका महत्व क्या है? तो ये प्राकृतिक रूप से एक खाई का काम करती दोस्तों, और नदियाँ किले प्राकृतिक खाई का काम करती थी, जो मानसून के दौरान दुर्गों को एक द्वीप जैसा रूप दे देती थी। कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आक्रमण करने से पहले सोचता था कि हमारी सेना किधर जाएगी, और वहाँ पर जाना भी दुर्गम हो जाता था। और नदियों का संगम दोस्तों काली सिंध राहू नदी का संगम है, ये हमने पढ़ लिया है। फिर जलापूर्ति की बात करें तो नदियों ने न केवल सुरक्षा प्रदान की बल्कि आवश्यकता पड़ने पर किले के भीतर जलापूर्ति के लिए भी स्थिर स्रोत के रूप में भी काम किया है। तो ये था दोस्तों काली सिंधु और आहू नदियों का महत्व। फिर शासकों का नाम परिवर्तन और पुनरुत्थान की बात करें तो इसके नाम किस किस ने बदले? तो पहला नाम क्या बदला? मुस्तफ़ाबाद बदला। हमने देखा है कि जब द्वितीय शाखा हुआ था
महमूद खिलजी ने किया था 1444 ईस्वी में दोस्तों। तब इसका नाम बदल कर क्या रखा गया था, मुस्तफ़ाबाद इसका नाम रखा गया था। ठीक है। और भारत में स्थानों के नाम परिवर्तन इस्लामी राजनीति का एक स्पष्ट उदाहरण है। फिर आता है दोस्तों पुनरुत्थान की बात करें तो 1562 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने इस किले को बीकानेर के राजा पृथ्वीराज राठौड़ को सौंप दिया था। इस अवधि में किले की मरम्मत हुई और इसे फिर से सैन्य और प्रशासनिक महत्व दिया गया था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। एक तो इसका बदला हुआ नाम भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर एक इसका पुनरुत्थान किसने किया था, तो मुगल सम्राट अकबर के समय 1562 में बीकानेर का राजा था पृथ्वीराज राठौड़, इसको सौंप दिया था किला। और फिर इसके समय में यहाँ पर महत्व सारी मरम्मत और ये सारी चीज़ें हुई थी। और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या बनती है कि यहीं पर पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणीरी नामक प्रसिद्ध एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों। और इसकी भाषा क्या थी, तो ये डिंगल साहित्य में लिखा था ये ग्रंथ। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणीरी कहाँ पर रहकर ये लिखा था, तो गागरन दुर्ग में ही लिखा था इन्होंने। और भाषा भी इसकी पूछते हैं कि किस शैली में लिखा है, तो डिंगल भाषा में लिखा गया था, डिंगल शैली में। फिर दोस्तों संत पीपा की छतरी भी इसके अंदर इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनका मूल नाम दोस्तों प्रतापराव खींची था। पीपा का नाम, ये राजा थे और फिर इन्होंने सारा राजपाट छोड़ दिया था और फिर ये संत बन गए थे। इन्होंने रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त कर ली थी। और गागरोन दुर्ग के बाहर इनकी छतरी स्थित है दोस्तों। और पीपा जी है दोस्तों, ये दर्जी समुदाय हैं, उनके आराध्य देव हैं। ये भी आपके लिए आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीपा, संत पीपा हैं, ये कौन से समुदाय के आराध्य देव हैं, तो दर्जी समुदाय होता है दोस्तों, उनके ये आराध्य देव है पीपा। कि राजपाट छोड़ने के बाद उन्होंने अपना जीवन दर्जी के रूप में व्यतीत किया और एक संत के रूप में ख्याति प्राप्त करी थी, इसलिए संत पीपा महत्वपूर्ण बनते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास पूरी। हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने कुंभलगढ़ दुर्ग पढ़ा है, फिर हमने रणथंभौर दुर्ग पढ़ा है, फिर हमने गागरोन दुर्ग पढ़ा है। और हमने फर्स्ट जो 2 क्लासें ली हैं उसमें हमने दोस्तों दुर्ग के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी है, उनकी विशेषता पढ़ी है। और फिर हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ा है, और फिर हमने 3 दुर्ग आज पढ़ लिए हैं। इससे करके हम जो भी इम्पोर्टेंट दुर्ग बनेंगे दोस्तों, उनके बारे में हम लगातार आपके लिए क्लासेस लेकर आते रहेंगे। तो आप बने रहिए निरंतर रुद्रार्थ क्लासेस पर, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें इस चैनल को, ताकि आपके दोस्तों को भी इस चैनल का लाभ मिले। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आप शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।